नमूनाकरण समझते हैं? अरे नहीं भाई, मैं आपको नमूना नहीं बोल रही हूँ, मैं नमूनाकरण की बात कर रही हूँ। नमूनों को ढूंढना कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग काम है, सोचिए आप। वैसे बड़े आसानी से मिल जाते हैं नमूना, बट हम लोग रिसर्च के फॉर्म में नमूनाकरण करना सीखना चाहते हैं, यानी सैम्पलिंग आज का हमारा टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। अब सबसे पहले मैं सैम्पलिंग पर जाऊं और आपको टाइप ऑफ सैम्पलिंग समझाऊं, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि नमूनाकरण करना जरूरी क्यों होता है। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास में जब हम रिसर्च की बात करते हैं ना, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब इस बड़ी सी पॉपुलेशन से हम ना तो बातचीत कर सकते हैं, ना तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही हमारे पास में इतना समय होता है कि हम उन सबके डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट्स निकालें। तो जो ये नमूनाकरण है ना, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, हंसी भी आ जाती है, बट नमूनाकरण करने से फायदा ये होता है कि आप उस पूरी पॉपुलेशन के सैंपल चुन लेते हो, नमूने चुन लेते हो। अब उन सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हो, उन्हीं सैंपल से डेटा को एनालाइज करते हो और उन्हीं सैंपल पे डेटा कंक्लूड कर देते हो, जिससे हमारी रिसर्च जल्दी समाप्त हो जाती है। बट आप सोच के देखना, अगर नमूने सही से नहीं चुने तो वाकई में नमूने बन जाओगे। यानी कुल मिला के सैम्पलिंग अगर आपने ढंग से नहीं करी तो आपका डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और जनरलाइजेशन यानी पूरी की पूरी वैलिडिटी पे ही क्या हो जाएंगे, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो इसीलिए नमूना चुनना बहुत ही इंटेलिजेंट काम है। तो कतई हंसे नहीं कि नमूना नमूना क्या बोल रहे हैं, बट बात ऐसी है कि नमूना सही से नहीं चुना तो काम नहीं होगा। तो सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के टाइप्स 10 मिनट में आज रिवाइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर हम लोग कैसे क्वेश्चंस देखते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ध्यान से देखो तो इस तरीके के आप लोगों के सवाल आते हैं, जिसमें आप लोगों को डेफिनेशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, स्नोबॉल है, की इन्फॉर्म्ड सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है। तो पहली बात तो आपको सभी प्रकार के सैम्पलिंग्स के मतलब पता होने चाहिए। कौन सी रैंडम होती है, कौन सी रैंडम नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताना, वैसे इन जनरल मैं आप लोगों से अगर पूछूं, जब हम लोग सैम्पलिंग की बात करते हैं, मैं आपको बोलूं पॉपुलेशन के अंदर 100 लोग हैं और उसमें से 5 लोग आपको सैंपल में चुनने हैं, तो ये बाय कॉमन सेंस हम बोलेंगे कि मैम वो 5 लोग सही से उन 100 लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। अगर आपने सही रिप्रेजेंटेशन नहीं चुना तो सारा काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सैम्पलिंग के अंदर हम लोग रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ते हैं, जिस पर आपके मैच द कॉलम देख लो, सिंपल इंटेरोगेटिव देख लो, स्टेटमेंट बेस देख लो, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन देख लो, सभी सवाल बनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद यही है आपका। तो आपकी जो सैम्पलिंग है ना, उसमें सबसे पहले आप पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देखते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसमें से फिर आप एक सैम्पलिंग फ्रेम चुनते हो। फ्रेम डिसाइड करने का मतलब होता है कि एक ढांचा डिसाइड करते हो कि मुझे मेरी सैंपल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसी बिहाफ पर सैंपल की साइज डिसाइड करते हो। फिर सैम्पलिंग साइज डिसाइड करने के लिए पहले आपने सैम्पलिंग मेथड चुना है ना, फिर आप सैंपल साइज बनाए हो और फिर जो भी प्लान बनाए वो आपने इंप्लीमेंट किया है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप लोगों से पूछा जाता है और हम लोग जो है वो इस पर काम करने वाले हैं आज कि कैसे सैम्पलिंग मेथड आप लोग चुनते हो। हमारे पास में 2 तरीके के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, एक जिसमें हम रिप्लेसमेंट के साथ में सैम्पलिंग कर सकते हैं और एक जो है वो रिप्लेसमेंट के बिना। हम लोग रिप्लेसमेंट के साथ में का मतलब ये है कि आप जो सेम सैंपल है ना वो मल्टीपल टाइम्स चुन रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो सैम्पलिंग है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जा रही है। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हर यूनिट एकदम यूनिक है। अब इसका फायदा ये है कि अगर हर बार आपकी नई सैंपल होगी, यूनिक होगी, तो हर बार आपको नया डेटा मिलेगा। तो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, जिसको आप लोग कह सकते हो कि आपके पास में रैंडम और नॉन रैंडम, ये 2 प्रकार के जो है वो आपके पास में सैंपल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 100 में से 5 ऐसे लोग चुनने हैं जो बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि उन 100 के 100 लोगों को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दो आपकी सैंपल में आने की। 100 के 100 बंदों को आप अच्छे से एनालाइज करो और फिर उसमें से सैंपल चुनो, तब तो होगा रैंडम सैंपलिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग लॉटरी सिस्टम निकालेंगे। जैसे कि लॉटरी होती है ना कि किसी का भी रैंडमली नंबर आ जाता है, हर एक पॉपुलेशन मेंबर के पास जब इक्वल चांस होता है सैंपल में आने का तो वो रैंडम सैंपल कहलाती है। और अगर ऐसा ना हो और मैं अपनी मर्जी से 5 लोग चुन लूँ उन 100 में से अपनी बायसनेस लगा के, तो उसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है, जिसे नॉन प्रोबेबिलिस्टिक भी कहा जाता है। अब इनके जो टाइप्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि नॉन और चाहे रैंडम हो, दोनों में ही इन्फरेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्फरेंसेस का मतलब है सही कंक्लूजन्स मिलने चाहिए, आपका मेथड बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए,
अनबायस्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कंक्लूसिव रिजल्ट्स मिलेंगे, फिक्स्ड और नोन अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करोगे, रैंडम हम लोग सिलेक्शन हमारा रखेंगे। तो हमारे पास में रैंडम में और नॉन रैंडम में फ़र्क ये होता है कि नॉन रैंडम में हम लोगों को जल्दी काम करने का मौका मिलता है, कम समय के अंदर सैम्पलिंग हो जाएगी। अगर मुझे जल्दी रिसर्च खत्म करनी है या कोई चीज़ है जो एक्सप्लोर करनी है जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत रेयर है, पॉपुलेशन ही बहुत रेयर है, तो सैंपल तो और कम हो जाएगी मैम। तो इसमें हम एक्सप्लोरेटरी जब स्टडी करते हैं तो नॉन रैंडम सैंपल हमारे काम आता है। अगर मैं बात करूँ तो चांसेस जो है वो आप लोगों के बिल्कुल अननोन चलते हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो ये बायस्ड है, पर फिर भी ये साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि कोई पर्सनल जजमेंट जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर आपके सिस्टम में आने की जरूरत कर रहा है। तो ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी के थोड़ा सा अगेंस्ट काम करने का काम करता है। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास में जो है वो मल्टी स्टेज, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और सिंपल रैंडम, ये सारी की सारी आपकी प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के टाइप है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को फिश बाउल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, हर एक मेंबर को इक्वल चांस दे रहे हो कि तू सैंपल में आ। जैसे बचपन में हम चिट्ठी वाला गेम खेलते थे, फिश बाउल वाला गेम, सबके नाम लिख देते चिट में और डाल देते थे और रैंडमली कोई भी चिट उठाते थे और किसी का भी नाम आता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉटरी सिस्टम होता है। ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है आप लोगों का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग थोड़ा और सही है क्योंकि मैम रैंडम में तो बड़ा समय लगेगा और हो सकता है किसी का एक का नाम बार बार आ रहा हो, एक का नाम आ ही नहीं रहा हो। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक फॉर्मूला सेट करने की बात करता है कि भाई आप हर 5वें बंदे को बुला लो, हर 10वें बंदे को बुला लो। अब मुझे ये पता नहीं 5वें पे कौन है, 10वें पे कौन है, बट मैं रैंडमली एक फॉर्मूला सेट कर लूँ कि हर nth आदमी को उठा लो आप सैंपल में। तो ऐसे फॉर्मूला सेट हो जाए तो आप लोगों का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो जाती है। देन आती है आपकी क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग ग्रुप। जैसे हमारे भारत देश के अंदर नेचुरली ज्योग्राफिकल एरिया वाइज लोग बटे हुए हैं। वेस्ट में रहने वाले लोग वेस्ट में बोलने जाते हैं, ईस्ट में रहने वाले लोग आपके ईस्ट इंडियन कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले नॉर्थ ईस्टर्न कहलाते हैं, नॉर्थ में रहने वाले लोग नॉर्थ इंडियन कहलाते हैं, साउथ में रहने वाले लोग साउथ इंडियन कहलाते हैं। तो अपने आप ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, कल्चर की वजह से, क्रीड की वजह से, कास्ट की वजह से रैंडमली हमारे जो है कुछ ना कुछ नेचुरली ग्रुप्स बने हुए हैं। अब उस पूरे ग्रुप में अगर देखो तो पूरे के पूरे ग्रुप में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, अलग अलग लोग जो है वो आपके पास में है। अब जरूरी तो नहीं है ना साउथ इंडिया के अंदर रहने वाला साउथ इंडियन ही होगा, अरे तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कोई पंजाबी भी तो साउथ में जाके रह सकता है, समझ रहे हैं। ऐसे ही नॉर्थ में रहने वाला कोई बंगाली नहीं हो सकता क्या, नॉर्थ में रहने वाला कोई तमिल नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है मैम। बट ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज जो है वो हमने क्या कर लिया है, उनको डिवाइड कर दिया है। तो बात ऐसी है, क्लस्टर सैम्पलिंग आपके नेचुरली अकरिंग ग्रुप को एज इट इज पूरे सैंपल के तौर पर उठा लेती है, क्योंकि सैंपल के अंदर हर डिफरेंट प्रकार के लोग होंगे। तो अगर मैं विद इन ग्रुप देखूँ, ग्रुप के अंदर देखूँ, तो हेट्रोजिनिटी मुझे मिल जाती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सैंपल मिल जाएंगे जो करेक्टली मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर मैं बात करूँ बिटवीन ग्रुप्स, क्लस्टर के अंदर बिटवीन ग्रुप्स मैम होमोजिनिटी है, समानता है। अरे भाई नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो या नॉर्थ ईस्टर्न हो, सारे के सारे है तो इंडियन ही ना। तो ग्रुप्स के बीच में तो होती है होमोजिनिटी और ग्रुप के अंदर होती है हेट्रोजिनिटी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रैटा में डिवाइड करना, सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसमें हम खुद सब ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर लेते हैं, सारे एक तरीके के लोगों को एक जगह रखते हैं। अब ये बायस्ड नहीं है, एक तरीके के लोगों को एक जगह रखने में हमको वो लोग नहीं पता है कि कौन कौन है, बट हमने तो बोला कि क्लास के अंदर सारे हंसने वाले बच्चे एक तरफ, सारे रोने वाले बच्चे एक तरफ और कुछ नहीं बोलने वाले सारे बच्चे एक तरफ। अब ये मैंने क्या किया, होमोजीनियस डिवीजन कर लिए। एक ग्रुप के अंदर विद इन ग्रुप तो होमोजिनिटी मिल गई और बिटवीन ग्रुप्स हेट्रोजिनिटी मिल गई। तो व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगाएंगे। और अब क्या करोगे, एक एक स्ट्रैटा में से सैंपल चुन के आपकी नई सैंपल तैयार कर लोगे। यहाँ पर क्लस्टर को एज अ होल सैंपल में चुन लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्ट्रैटा में से लोग चुन के अपनी खुद की एक नई सैंपल बनाते हैं। अगर मान लो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हम जब स्टेजेस के अंदर क्लस्टर सैम्पलिंग लगाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये सारे के सारे जो है वो आपको सैंपल्स होते हैं रैंडम।
फिर आता है आपका नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल। ये आपके ऐसे सैंपल्स होते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ बायसनेस लगाते हैं, कोई ना कोई रिसर्चर का फायदा है जो वो लगा रहे हैं, समय बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए, जल्दी डेटा कलेक्ट करने के लिए, इस तरीके से। तो हमारे पास में सबसे पहले जजमेंटल सैंपल आता है। जजमेंटल होना इसका मतलब है पहले से कोई विचार हमारे दिमाग में होना सैंपल को लेकर, तो मैं उन्हीं लोगों को चुनूंगी जिनसे मेरा फायदा है। जजमेंटल सैंपल को पर्पसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं, मेरा पर्पस जिनसे हल हो रहा होगा मैं उन्हीं को अपनी सैंपल में लूंगी। एक होती है एक्सीडेंटल सैंपल। एक्सीडेंटल मतलब आप चल रहे थे, चलते चलते जो मिला उसी को ले लिया सैंपल में। इसमें मैंने आपको मूवी थिएटर का एग्जाम्पल लिया था। कल को आपको मन करता है कि आप एक फिल्म क्रिटिक बनो, आप जैसे ही मूवी देख के निकले तो आपके साथ जो लोग निकले उनसे ही आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि भाई मूवी कैसी लगी, मूवी कैसी लगी, मूवी कैसी लगी। तो आपने क्या किया, आपने एक्सीडेंटल सैंपल कर लिया। इस तरीके से आती है आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग। ये जो आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग होती है इसका नाम आपका होता है चेन सैंपल या फिर नेटवर्क सैंपलिंग। जय हो मूवी का एग्जाम्पल देती हूँ कि उसमें भाई हम 3 लोगों की मदद करेंगे, फिर वो हर 3 लोगों की मदद करेंगे, और ऐसे करते 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 हम बहुत सारे लोगों की मदद कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये बात मैं आपको बता रही हूँ, किसी को मत बताना, फिर आप भी अपने एक दोस्त को बताओगे, बोलोगे किसी को मत बताना, फिर वो भी किसी को नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा, और ऐसे करते करते हम बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के जैसे कि ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, गॉसिप होती है ना कि एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, तो कुल मिला के जब आपकी पॉपुलेशन बहुत रेयर हो, मिल ही नहीं रहे, तो नेपोटिज्म का काम करना पड़ेगा। रिसर्चर पार्टिसिपेंट को बोलेगा कि भाई तू ही डेटा दे दे, पार्टिसिपेंट अपने दोस्तों को बोलेगा, वो अपने दोस्तों को बोलेंगे, मतलब नोन से नोन की तरफ चलते रहेंगे और इस प्रकार से एक चेन बना लेंगे। इसे अपन कहते हैं क्या, आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, बहुत ही आसानी से जो मिल गया उसी से डेटा ले लिया। एक होता है आपका कोटा सैंपलिंग। देखो कोटा सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है। कोटा का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में जिस तरीके का डिवीजन है वही डिवीजन आप लोग आपकी सैंपल में ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, पॉपुलेशन का 51% अनरिजर्व्ड है, 49% रिजर्व्ड है, उसमें से भी इतना परसेंट एससी को, इतना परसेंट एसटी को, इतना परसेंट ओबीसी को। तो जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी सेम ही कोटा होता है। अगर 1000 वैकेंसी निकली है तो उसमें से 51% जाएगी जनरल को, 49% जाएगी रिजर्व कैटेगरीज को, उसमें भी कुछ ओबीसी के लिए, कुछ नॉन क्रीमी के लिए, कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ एससी के लिए फिक्स होती है। तो जो कोटा, जो परसेंटेज ऑफ द डिवीजन आपकी पॉपुलेशन में है, सेम वही डिवीजन आपकी सैंपल में भी हो, तो उसे कोटा सैंपलिंग कहते हैं। बच्चे हैं 10 बच्चे, 4 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं, तो जब अगर आपने सैंपल चुनी और आप लोगों ने इमेजिन करिएगा 4 लोगों की सैंपल बनाई, तो वही 2:3 रेशियो यहाँ पर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है कोटा सैंपलिंग। इस प्रकार से आप लोगों की सैंपलिंग जो है वो कंप्लीट होती है। ऐसे सवाल आपसे बनते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा भी कुछ नई नई सैंपलिंग टेक्निक से जो आपसे एग्जाम में आजकल पूछी जाने लगी है, नाम देखिएगा, की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग। अभी दिखाया था क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक पॉपुलेशन इंडिविजुअल की नॉलेज के बिहाफ पर हम उसे सैंपल में सिलेक्ट करें। तो ये क्या करता है, नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स को लेता है अबाउट द पॉपुलेशन और फिर उनमें से सैंपल बनाता है। एक होती है डायमेंशनल सैंपलिंग, मतलब किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके फिर आप क्या करने जा रहे हो, उनको सैंपल में चुनने जा रहे हो, तो इसे डायमेंशनल सैंपलिंग कहा जाता है। इवेंट सैंपलिंग मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ और उसके रिकॉर्ड को आपने अकर होने पर रिकॉर्ड किया है, इसे अपन कहते हैं इवेंट सैंपलिंग। 1-0 सैंपलिंग होता है जिसके अंदर हम कोई भी टाइम इंटरवल के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और फिर सैंपल चुनते हैं, तो इसे 1-0 सैंपलिंग कहा जाता है। फोकल सैंपलिंग ऐसी सैंपल होती है जिसके अंदर हम कंटिन्यूअसली डिटेल एनालिसिस करते हैं किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को और फिर सैंपल बनाते हैं। टाइम सैंपलिंग ऐसी होती है कि हम स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पैटर्न के बिहाफ पर हम सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, इसे कहा जाता है हमारे लिए आपका टाइम सैंपलिंग। तो ऐसे अलग अलग और सैंपलिंग होती है, एग्जाम में पूछ ली जाए तो याद रखिएगा। अब होमवर्क सवाल आप लोगों के सामने है, आपको मुझे इसका उत्तर देना है और साथ ही साथ मुझे ये बताना है कि प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मतलब रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन से प्रकार के डेटा लगेंगे, किसमें क्वालिटेटिव डेटा जाएगा, किसमें क्वांटिटेटिव डेटा जाएगा, और आपको ये बताना है कि सैंपलिंग एरर क्या होता है।
आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। 9 PM प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और पेपर 2 के 8 PM सेशन जो है वो स्टार्ट चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, वो भी देख लीजिएगा CS से बिलोंग करते हो तो। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।